शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूं, छुआछूत जात पात मानता हूं। जब बनारस की बात आती है तो घाट दिखाया जाता है, पूजा आरती दिखाई जाती है, कल्चर की बात की जाती है। ये सब हो सकता है कि बनारस का हिस्सा हो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो ढक दिया जाता है वो सबसे बड़ा मुद्दा है जातिवाद। जातियों का जिस तरह से शोषण होता है, जैसे देश भर में, जैसे प्रदेश भर में सबसे बड़ी महामारी का नाम जातिवाद है, उसी तरह बनारस में भी यहाँ पर तमाम ऐसे कथित विद्वानों की वजह से, वेदों शास्त्रों की ज्ञानियों की वजह से जाति की समस्या और प्रबल और ज़्यादा भीषण है। इसका एक नमूना है ये बटू प्रसाद शर्मा शास्त्री का ये बयान सुने। उन्होंने हमको भारत संविधान हम नहीं सुनते, हम भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। हमारा वेद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उसको करो। उसमें बुरा भला सोचने का तुमको राइट नहीं। मत करो, लॉजिक मत लगाओ, जो कह गए हैं वही ठीक है। कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। इसी तरह न जाने कितने बाबाओं, संतों और उनके नाम पर बैठे हुए लोगों द्वारा बनारस का कल्चर ड्राइव किया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात हो। क्या घाट दिखाकर, क्या कल्चर के नाम पर जाति के सवालों को ढक दिया जाता है? राजनीतिक रूप से उन्हें उभरने में क्यों समय लग रहा है? या फिर क्या यहाँ पर सब कुछ सही है, सब लोग खुशहाल हैं? क्या वो कथित राम राज्य का ये जगह है? हम इसी पर बात करेंगे। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जी, और दलित चिंतन का एक आपका अपना रिकॉर्ड होने के नाते जी, आप क्या ये बता सकते हैं कि बनारस में जाति के सवाल ढके गए हैं या फिर समाज में है और मीडिया तक नहीं आ पाता है? समाज में और मीडिया तक नहीं आ पाता। जहाँ तक अब बात करें, आप जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ पर घाटों को बस चिन्हित किया जाता है एक जाति विशेष के आधार पर। जैसे कि यहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, लेकिन उसी घाट पर एक जाति होती है मल्लाह। जो मल्लाह जो जाति के लोग हैं, वही यहाँ के आए हुए जो टूरिस्ट हैं, सारे लोगों को घुमाना फिराना सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन पहचान उनकी घाट से नहीं होती, उनकी जात से होती है, मल्लाह से होती है। और बाकी लोगों की जो तथाकथित लोग हैं, उनकी पहचान हो जाती है कि हाँ, ये घाट इनकी संपत्ति है, वो मल्लाहों की संपत्ति नहीं। जबकि घाट अगर आप प्राचीन से देखें तो घाट जब घाट नहीं था, जब नदी थी, तो सिर्फ वहाँ पर मल्लाहों को तवज्जो दी जाती थी। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आज जो है घाट सिर्फ एक जाति विशेष का कब्जा है। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये मिल गया चर्चा की शुरुआत में ही, इसे हम कल्चरल इंपीरियलिज्म क्यों ना कहें, उस तरह से जैसे क्रॉस बॉर्डर ही क्यों है। वो अंदर नहीं है कि मल्लाहों ने घाट बनाया या वहाँ की उनकी आजीविका उस तरह से चलती है, और इस पर अचानक से एक वर्ग का प्रभुत्व हो जाता है कल्चर के नाम पे। क्या ये सब चीज़ें धीरे धीरे लाकर जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसको आर्थिक रूप से भी और कमज़ोर करती हैं? इसको मतलब कितनी बड़े साजिश के रूप में आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे मित्र सुदेश सोनकर जब ये बात बता रहे थे कि पहले एक नदी थी और नदी के पूरे तंत्र से जो जुड़ी हुई जाति थी वो मल्लाह थी, और आज आप देखेंगे कि वो बहुत हाशिए पर है। आज ये नदी नहीं रही, ये अभी गंगा माँ बन गई है, और माँ के बेटे कौन हो गए? मल्लाह नहीं रहे। माँ के बेटे वो अपर कास्ट के लोग हो गए, मूलतः पंडित जी लोग हो गए, जिनका व्यवसाय उनसे जुड़ गया, मल्लाहों का जीवन उनसे जुड़ा था। इसलिए अब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है सुदेश सोनकर का कि किस तरह से ये कब्जा बना है। इसी पर तो अम्बेडकर ने पूरी थ्योरी लिखी, और जिस रविदास पार्क में हम लोग खड़े हैं, उन्होंने बड़ा एक अच्छा पद लिखा है कि जाति जाति में जात है, ज्यों केलन के पात, रैदास मानुस जुट न सकें, जब तक जाति न जात। तो इस पूरे भारतीय विमर्श में जो भी जाति का विमर्श रहा, जब बहुजन तबके का कोई चिंतक आया, चाहे वो कबीर आए, रैदास आए, या उसके बाद से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति ख़त्म करो,
और आज इन्हीं सवालों को उठाने वाले लोगों को जातिवादी बना दिया गया। और इस बनारस में जहाँ से जो रविदास जी की जन्मस्थली है, जो कबीर की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, जिस संदेश को पूरी दुनिया में सुनाया जाता है, आज राजनीति ने समाज में जो भी वैमनस्य था उसका उपयोग किया है और उसमें धर्म एक बहुत बड़ा टूल है। इसलिए बनारस को देखने का नज़रिया बदलना होगा। बनारस में जब जब धर्म हावी होगा तब तब जातियां हाशिए पर जाएंगी और जातिगत शोषण धर्म के लिबास में जारी रहेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बनारस को उस धर्म के लिबास से हटा करके यहाँ के जो मूल लोग रहने वाले हैं, जो मल्लाह हैं, जो सोनकर लोग हैं, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो कामगार जातियाँ हैं, जो पशुपालक जातियाँ हैं, उन तक जाया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए। वो इस गंगा माँ के असली बेटे हैं। इस बहस को हम इसलिए भी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी एक ही मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन क्योंकि आप महागठबंधन की एक प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि सपा बसपा वो दल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जाति के सवालों को बहुत मजबूती से उभारा है और उसमें कई जातियां उठकर मुख्यधारा में आई हैं। बनारस में ऐसा राजनीतिक रूप से, हम आपसे तो राजनीति पर ही चर्चा करेंगे, राजनीतिक रूप से उतनी सफलता मिली नहीं है। क्या लगता है कि राजनीतिक रूप से मुखर अभी कौन सा समाज है यहाँ? अब जहाँ तक आपने अभी बात की, जातियों की बात कर रहे हैं, तो जातियाँ और जातियों का निर्धारण जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और देश के उच्चासीन पद पर बैठे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने छेड़ा है, समयांतराल बीतते जा रहा है। वो अपने जातिगत चीज़ों को समय के हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं। अपने आप को कभी आप ये देखिए बैकवर्ड बताते हैं, कभी आप देखिए अति पिछड़ा बताते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आप को जातिगत चीज़ों से उठा करके एक संप्रदाय से भी जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है। आज हिंदुस्तान अलग दिशा में बह रहा है। क्यों? क्योंकि बहाया जा रहा है। बनारस की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, चूँकि काशी नगरी है और काशी आपने कहा बिल्कुल धर्म की नगरी है, और वो धर्म की नगरी जब विश्व पटल पे हिंदुस्तान और इस काशी को जानने वाला कोई नहीं था, तो काशी उस ज़माने से चली आ रही है। काशी किसी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जानी जाती, काशी किसी समाजवादी पार्टी से नहीं जानी जाती, काशी अपने नाम से जानी जाती, क्योंकि ये बनारस है और यहाँ बनारस की चीज़ें बना के रस पिला दी जाती हैं। यहाँ एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो भेदभाव नहीं था, लेकिन भेदभाव इस बनारस को थोपा गया है। आज जो माहौल है बनारस में, वो जातियों को बांट करके अलग अलग दिशा में भेजने का काम अगर कोई सबसे बड़ा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए हम और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। राजनीतिक दलों में और राजनेताओं पर जब आरोप लगता है तो लगता है कि कहीं ऐसी राजनीतिक साजिश तो नहीं है, लेकिन इसके सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है नरेंद्र मोदी। उनके दल, उनके राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप टीवी स्टूडियो से लेकर मंचों पर ये कहते हुए सुनेंगे, हम जाति की बात नहीं करते, जाति की राजनीति करने वाले दलों की तरह हम नहीं हैं। नरेंद्र मोदी कहीं पिछड़ा बन जाते हैं, कहीं अति पिछड़ा बन जाते हैं, कहीं बताते हैं कि मैं तेली समाज का हूँ, यानी बार बार अपनी जातीय आइडेंटिटी उजागर करते रहते हैं, साथ ही दूसरों के जाति पर सवाल उठाते रहते हैं। तो राजनीति में तो जाति आती है जी। अपनी अपनी सुविधा अनुसार उसे लोग जातिवादी बताते हैं और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उस जातिवाद का शिकार बताते हैं। राजनीति में कितना उभार देख पा रहे हैं इन जाति के सवालों को, जो आपने शुरू में उठाया कि किस तरह से एक तरह का, मान लीजिए हम उसे कहें कि कल्चरल रूप से इम्पीरियलिज्म आया कि एक वर्ग बनाता है और जैसे अंग्रेज आके देश पे फिर अपना कॉलोनी बना करके शासन करते हैं, उसी तरह से जब घाटों ओटों का निर्माण मछुआरे लोग करते हैं, मल्लाह लोग करते हैं, तो वहाँ आकर के पंडे पुजारी बैठ करके अपनी इकोनॉमी चलाने लगते हैं। उसी तरह से राजनीतिक रूप से क्या इस समाज का निर्माण जिस पे हुआ है और रूल कौन कर रहा है, ये कैसे आप ट्रेस कर पा रहे हैं? अभी पिछले 2-3 दशक का भी अगर बनारस का देख पाए तो देखिए, जातियों के इस्तेमाल की जब से बात की जाए तो सन 1951 का पहला चुनाव देख लीजिए। उस समय से ही जातियों का एक राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और वो आज तक हो रहा है। विभिन्न पार्टियां हैं, विभिन्न पार्टियां, जैसे मैं 2 बड़ी पार्टियों की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा इन लोगों ने किया है, और इन लोगों ने अगर राजनीतिक इस्तेमाल न किया होता तो आज जो क्षेत्रीय छत्रप पार्टियाँ हैं वो आज व्यापक स्तर पर अपने चरम पर नहीं रही होती। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव आज के समय में अपनी जातियों के बीच में बहुत ही प्रभावशाली है और अन्य छोटी जातियों में। तो ये जो
वर्चस्ववादी लोग थे, जो मनुवादी लोग, जो बड़े जातियों के तथाकथित लोग थे, इन लोगों ने छोटी जातियों का राजनीतिक इस्तेमाल भरपूर किया और उनकी जातियों को इन लोगों ने कुछ दिया नहीं, उनकी जातियों का विकास नहीं हुआ, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं, सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जबकि उनके द्वारा, उनके समाज के द्वारा उनके एक प्रतिनिधि को चुन करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वह पीछे रह गए। तो इसका जो है जातियों का बहुत ज़्यादा, ये दो जो बड़ी पार्टियां रही हैं सत्ता में, ये बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करती हैं और आज हमें वोट के जाति के नाम पर वोटों में बांट दिया जाता है और हमें हिंसक बना दिया जाता है। आज हमारे कई सारे, जैसे कि आप कई सारे जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं जिनके पास कथित छोटी जाति। हाँ, कथित छोटी जाति, ये जो व्यवस्था बनाई गई है तथाकथित, तो ऐसे लोगों के पास जाइए, उनके पास सारे लोग जाएंगे, उनसे वोट के समय जाएंगे, मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे। आजकल तो एक खाने का भी प्रश्न चल गया है, एक व्यक्ति जो जा रहा है सिर्फ खा रहा है, खाने दलित के घर खाना खा लिया, एहसान कर लिया, तो चाहे वो हाँ राहुल गांधी हो वो एक सामाजिक बराबरी का एक संदेश देने के माध्यम से तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इनको कोई लाभ नहीं है। अगर जातियों को, अगर ये जातिवाद और ये सब सारी चीज़ें ख़त्म करना है तो हमें भाई मुख्य धारा में आने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व दीजिए। आप ये जो अब बताइए कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उस पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 या 16 सुरक्षित सीटें हैं। अगर हो सकता है कि मैं गलत हूँ, इससे ज़्यादा कम हो सकते हैं। 80 सीटों में मात्र 17 सीटें हमारे लिए होती हैं और वहाँ से बस हम ही लोग लड़ सकते हैं और बाकी ही जहाँ सारी जगहों पर वो लोग लड़ सकते हैं जो हर जगह फैले हुए हैं। अब जब 17 सीट, सिर्फ 17 सीटों पर हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा और बाकियों पर इन लोगों को मिलेगा, तो बताइए हम कैसे समाज के मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। खैर, कम से कम आधा। बिल्कुल, ये बहस लंबी है कि कुछ सीटों का रिजर्वेशन या अंबेडकर का पहला प्रस्ताव जो था कि 2 इलेक्टरल अधिकार मिल जाएं तो वो हो, ये एक अलग चर्चा होगी। लेकिन अभी इन्होंने सवाल उठाया कि राजनीतिक रूप से 2 राष्ट्रीय प्रमुख दल जो रहे हैं वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा उभारो। क्या पिछले 2-3 दशकों में इस प्रदेश में आपको लगा है कि राजनीतिक प्रतिनिधि दलितों पिछड़ों को कुछ मिला है, आंशिक सफलता या पूर्ण सफलता कुछ ऐसा मिली? देखिए, आज़ादी के बाद जब इस मुल्क को मुकम्मल बनना था तो एक दल हुआ करता था, मतलब केंद्रीय तौर पर कांग्रेस, और इस मुल्क के जितने भी तरह के लोग थे, जातियों के विभाजन को ही नहीं, गरीब अमीर के भी विभाजन को देखें, शहरी और ग्रामीण के विभाजन को देखें, अलग अलग पेशों के लोग, सबकी उम्मीद थी कांग्रेस। बाकी छोटी छोटी आवाज़ें थीं जो लगातार कांग्रेस से लड़ रही थी। उन 40-50 साल तक आते आते सबसे पहली चुनौती मुकम्मल रूप से इसी गंगा जमुना दोआब के बीच से मिली। पहले और चुनौतियां छिटपुट मिलती रहीं, दक्षिण से मिली हैं, तमाम जगहों पर रेडिकल मूवमेंट हुए, दक्षिण में ज़्यादा रेडिकल हुआ, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर सामाजिक न्याय का सवाल मुखर हुआ जेपी आंदोलन के बाद, 1980 के बाद यूपी और बिहार में, जो एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ा, लोहिया जेपी की परंपरा आगे बढ़ी, कांशीराम का एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ, DS4 के नाम से बहुजन शब्द दिया, जिसमें ये कहा कि ये जितने भी दलित, शोषित, वंचित जो समाज है वो एकजुट होकर के सत्ता की हिस्सेदारी के लिए लड़े। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस सबकी नुमाइंदगी कर रही थी तो इन आवाज़ों की नुमाइंदगी होती तो इन्हें अलग से खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। वो आवाज़ें खड़ी हुई, मुखर हुई और राजनीतिक तौर पर सफल हुई। ये बैकग्राउंड आपने बताया। अब मान लीजिए 80 के दौर तक आ गए, कांशीराम के आंदोलन तक, DS4 का जब विस्तार हो गया, पिछले 3 दशकों में कितनी सफलता मिली है? 90 का दशक और उसके बाद के 20 साल, कितनी सफलता मिली है जो बहुजनों के राजनेता रहे हैं? क्या वो सच में इनको आवाज़ देने में सफल हुए? देखिए, जो वंचना है वो सदियों की है। उस वंचना के लिहाज से देखेंगे तो ये तो बहुत मामूली सी सफलता है, क्योंकि लड़ाई सामाजिक न्याय की जो है वो मूलतः एक सांस्कृतिक लड़ाई है, सांस्कृतिक आंदोलन है। राजनीति तो इसे एक दिशा दे सकती है, राजनीति उसकी गति को थोड़ा तेज कर सकती है या मध्यम कर सकती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला तो इसलिए वो हाशिए पर ज़्यादा रहे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुछ जगहें बनाई जहाँ ज़्यादा 15% लोगों का कब्जा था। यूपी में सपा बसपा का जिक्र करना होगा। हाँ, उसमें बिल्कुल कितनी सफलता मिली है? जैसे बिहार में लालू ने जगह बनाई, वैसे ही यूपी में पहले कांशीराम, फिर मायावती ने और मुलायम सिंह यादव ने। जब आप जाति पर बात करेंगे तब आप देखेंगे
कि इनके ऊपर जातिवादी होने का आरोप क्यों लगा, क्योंकि जब कोई वैकेंसी निकली तो उसमें सब जातियों के लोग आने लगे, तो जो अपर कास्ट अपर क्लास हेजमनी थी उसको कभी इस बात का अनुभव ही नहीं था कि नीची समझी जाने वाली जातियां वो कुछ मात्रा में सफल हो सकती हैं किसी नौकरी में। जैसे अभी बयान आ रहे हैं कि भैंस चराने वाले, गोबर के कंडे उठाने वाले, अब बिल्कुल, आप आदि नहीं थे कि 4 यादव, 4 खटीक, 4 चमार, 4 मल्लाह एक साथ किसी वैकेंसी में कैसे आ सकते हैं। और पूरी की पूरी 100% वैकेंसी एक अपर कास्ट की जाति की हो सकती थी। उस मिथ को तोड़ा और जगहें मिली। तो इन राजनीतिक दलों के आने से सबसे पहली जो ताकतवर चीज़ थी जिसको मैं मानता हूँ, एक आत्मविश्वास कि हम एक दलित महिला इस पूरे मुल्क के सबसे बड़े सूबे के मुखिया हो सकती है। एक पिछड़ी हुई जाति का, भैंस चराने वाली जाति के लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत छोटा काम करने वाले लोग मंत्री बन सकते हैं, जिनको कभी इस समाज में कोई जगह नहीं मिली थी। हाँ, जब मूल्यांकन होगा तो इस बात का भी होगा कि मौका बहुत बड़ा था, उतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाए। आज वो भी ये बात समझ रहे हैं। जब बंटवारा आपस में कर लिया, आज महागठबंधन बना रहे हैं। यानी मिशन अभी अधूरा है, शुरुआत हुई है, कुछ मील चले हैं और वो इसका श्रेय देना चाहिए। और एक और अहम बात मैं कहना चाहूँगा, ये पूरा उत्तर भारत का एरिया सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगों में इन्वॉल्व रहने वाला था और उसमें पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज़्यादा शामिल थे। सामाजिक न्याय के आंदोलन ने, सामाजिक न्याय की राजनीति ने सांप्रदायिकता को तोड़ा है, क्योंकि इन्हें इनकी धर्म की पहचान के पहले ये बताया कि तुम तो शूद्र हो, तुम्हारी जाति पिछड़ी है, तुम दलित हो, तुम कैसे किसी धर्म के लिबास में उड़ करके जाके दंगा कर सकते हो। तो इस लिहाज से सामाजिक न्याय का सवाल पिछले 3 दशकों में इन जगहों पर तेजी से आगे बढ़ा है। हाँ, अभी बहुत दूर तक चलना बाकी। ये बहुत ज़रूरी बात इन्होंने रखी कि जिसे कहा जा रहा था कि ओबीसी के कंधे पे सवार होकर धर्म जगह जगह गली गली पहुंच रहा है लोगों तक, अब सामाजिक न्याय की बहस से वही ओबीसी वर्ग में भी चेतना आ रही है। तो एक बहुत बड़ा खतरा कम से कम इस तरह के पाखंड के धंधे को तो हो ही रहा है। आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं, तो फिर से वहीं पर हम आते हुए, आपके विरोधी दल यहाँ से वो उम्मीदवार भी हैं, उसके सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, वो 2 बातें कहते हैं यहाँ के बारे में। एक तो यहाँ से जो जुड़ा है, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, ये बात वो अक्सर दोहराते हैं और मीडिया में खूब चलता है। दूसरा, जहाँ मौका देखते हैं मैं पिछड़े का बेटा हो जाते हैं। ये क्या है, गंगा का माँ का बेटा, पिछड़ा बेटा, जाति मिक्स कर रहे हैं क्या? गंगा की भी कोई जाति है? अब बात करें कि उन्होंने एक मंत्रालय भी बनाया, ठीक, उसके लिए उन्होंने मंत्री भी बनाया उमा भारती को, लेकिन वही उमा भारती 5 साल के कार्यकाल के बीचों बीच अपने आप को कहती हैं कि मैं गंगा साफ़ नहीं कर पाऊंगी, नितिन गडकरी इसको संभाले और मैं उसको प्रणाम करती हूँ। वही जब उन्होंने मंत्रालय संभाला था तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं गंगा को नहीं साफ़ कर पाऊंगी तो मैं आत्मदाह कर दूंगी। आज हालात ये हैं कि गंगा सफाई के लिए 20,000 करोड़ तो उन्होंने आवंटित कर दिया, उस 20,000 करोड़ का 100 करोड़ रुपया ब्याज तो खा लिया, मूल भाषा में कहे दलाली तो खा ली, लेकिन माँ गंगा का आंचल आज भी उतना ही गंदा है। बड़ा सवाल है, क्या अपने आप को पिछड़ा तो बताते हैं लेकिन पिछड़ा होने का कर्तव्य नहीं निभा पाते। माँ गंगा की बात है कि एक्चुअल में माँ गंगा का अगर कोई बेटा है तो मल्लाह समाज है, जो गंगा को साफ़ करता है, गंगा से अपनी रोजी रोटी कमाता है और इस गंगा को बनारस में आने वाले जितने भी सैलानी हैं उनको इस गंगा का इतिहास बताता है। एक्चुअल में बेटा वही है, लेकिन ये जो मुँह बोले बेटे आ गए हैं जो गंगा के पैसे से दलाली खाते हैं, वो गंगा के बेटे नहीं हो सकते। गंगा का बेटा कहलाने का हक वो रखता है जो गंगा की गोद में रहता है, जो गंगा का ख्याल रखता है। गंगा माँ के बेटे राजनीतिक लोग बन जाएंगे तो फिर इसका नुकसान ही होगा, ऐसा लोकल्स में खासकर विरोधी दल के समर्थकों में है। बड़ा अटपटा लग सकता है कि हम क्यों बार बार जाति के सवाल को खोद रहे हैं, क्यों उकेरना चाह रहे हैं जाति के सवालों को। दरअसल ये ढका हुआ है ऊपर धर्म संस्कृति की चादर पर, इसलिए बार बार हम उसी पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरा का पूरा चुनावी माहौल है, 19 मई को चुनाव है, नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं, सामने शालिनी यादव हैं महागठबंधन की उम्मीदवार जी। पूरा का पूरा राजनीतिक डिस्कोर्स इस बात पे है कि मोदी के सामने कौन है, सिर्फ इसलिए पूरी पहचान और पूरी चर्चा हो रही। हमने जाति से चर्चा शुरू की, यहाँ फैक्टर काम करेगा क्या महागठबंधन के पक्ष में, क्या जाति का फैक्टर काम करेगा, पहली बात। और दूसरा, आगे क्या, आगे के चुनाव के लिए क्या इस
घाट की मोनोपोली को तोड़ करके जातीय जागरूकता का एक अपना वर्चस्व आएगा क्या? जी बिल्कुल आएगा। आप देखिए कि जैसे भैया ने बात की सामाजिक न्याय, तो अब जो हमारा समाज जो सामाजिक न्याय को नहीं समझता था, जो शोषित वर्ग था, अब ये सपा और बसपा के आने से दो वर्गों का जो मिलन हुआ है, उसके आने से ये काफ़ी उत्साहित हैं। हालांकि मैं एक दिन गांव घूम रहा था अपने समाज के बीच के लोगों में, उनकी प्रतिक्रिया ली तो उन लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था इस गठबंधन को लेकर के। और ये जो सरकार जो दलित विरोधी हम एक तरीके से कहते हैं सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में है, तो उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी, और विशेषकर महिलाओं में, जिन महिलाओं को ये वादा इन्होंने किया था कि उज्ज्वला योजना, शौचालय, तमाम तरीके की, तो इसको लेकर उनके में काफ़ी एक रोष है उन लोगों में। और जब से ये महागठबंधन हुआ है, ये दो वर्गों का जो मिलन, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं जातिवादी बात नहीं कर रहा, जो एक दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका मिलन हुआ है। एक सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन का जो इनका हैशटैग एक वो स्लोगन चल रहा है, उसको लेकर के तो काफ़ी उत्साह है। और मुझे लगता है कि ये भविष्य में भी काफ़ी सफल होगा अगर इसी तरीके से ये दोनों वर्ग एक साथ आकर के, और एक सिर्फ दो वर्ग ही नहीं, जैसे कि ओबीसीज और एससीज और एसटीज, ये तीनों लोग अगर चारों लोग अगर आके मिलकर साथ में रहते हैं तो भविष्य में इसका काफ़ी लाभ होगा। और ये बस एक यही माध्यम है जिससे हम इस भ्रांति को तोड़ सकते हैं जो यहाँ पर मठ, गंगा घाट, चुंडी, घंटा, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये दो हमें जो आज वास्तविक रूप से अगर देखा जाए महागठबंधन से, तो हमें लगता है कि बहुजन समाज आज एकत्रित हुआ है और एकता में ही ताकत होती है। आज हम एक है और बहुजन समाज भी यही चाह रहा है, आज अपनी ताकत को वोट के माध्यम से दिखाएगा। अपनी ताकत को वोट के माध्यम से दिखाएगा, तो चुनावी राजनीति को हम खारिज कर नहीं सकते। इसके पहले हमने राजनीतिक प्रतिनिधित्व पे बात किया। चुनावी राजनीति में क्या जो एक हाशिए पर छोड़ा गया समाज है, उसको प्रतिनिधित्व देने में पहले तो एक मोटा मोटी इसलिए लहर चली 80 साल पहले, 90 साल पहले, कि दुनिया भर में लेफ्ट ऐसा एक विकल्प बना था, खासकर रसिया में, जिसका प्रभाव भारत पर भी दिखा, कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है लेबर के ही सेंस में, उसकी आवाज़ उठता चला गया। उसका असर न सिर्फ भारत में दिखा, बनारस तक दिखा। 2 दशक पहले तक आप देखें तो दिखा। तो क्या बनारस की ही बात लें या उत्तर भारत के लिए या भारत की बात लें, क्या वो विकल्प बनता? हाशिए पर जो पड़ा समाज था, उसका विकल्प जो लेफ्ट बना था, वो फेल क्यों हो गया? इसी बनारस के वोट प्रतिशत देखें तब हम कहेंगे एक फेल कैसे हो गया। और दूसरा, फिर क्या ये जो दलित पिछड़ों की अलग अलग आइडेंटिटी लेकर या आइडेंटिटी थोपी हुई लेकर जो आगे बढ़ रही पार्टियां हैं, क्या वो विकल्प बन पाएंगी, या फिर नए सिरे से एक रिनेसा आने की, एक नवजागरण आने की ज़रूरत है? मेरे दिल की बात तो ये है कि नए सिरे से रेनेसा की ही ज़रूरत है। अच्छा, और अभी उन दो स्थितियों में कौन सी प्रैक्टिकल ज़्यादा है? बिल्कुल। अब जब तक आमूलचूल परिवर्तन सामाजिक न्याय केंद्रित नहीं हो पाता है, तब तक हम अपने वर्तमान में बेहतर विकल्प की तरफ जाते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि काशी के लिए 2014 में एक चौकीदार ने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि इसी माँ गंगा ने पहले कबीर को बुलाया था। रैदास यहीं के थे रविदास। और उन सब के पास जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत थी, वो कर्मकांड, जातिवाद के खिलाफ खड़े होने की, प्रतिरोध की ताकत थी। और आज ये उसी तरह के प्रतिरोधों को कुचलने के लिए लोकप्रिय हो चुके हैं। ये हिंदुत्व के प्रतीक हैं, वो सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। अब आज जब बनारस में हम खड़े हैं, 2019 का चुनाव हो रहा है, तो कुछ राजनीतिक समीकरण तो यहाँ फेल हैं कि मोदी को कठिन चुनौती नहीं मिल रही है। इस बात को स्वीकार करना होगा। महागठबंधन शायद इससे बेहतर कैंडिडेट उतार सकता था जो सीधे मोदी को चुनौती दे। रही ये उनका निर्णय है, ये उन पर छोड़ते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि 19 तक का सफ़र, अब तक कौन आवाज़ बना हाशिए का, उनमें लेफ्ट था। लेफ्ट के पास एक विचार था, और मैं अभी ये कहता हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत विचार उनके पास है। कौन ही नहीं कहेगा कि जो हाशिए पर पड़ा समाज है, उसकी मजबूती के लिए एकजुटता जरूरी है। हाँ। लेकिन कितना जमीन पर उतरा? जमीन पर इसलिए वो फेल हो पाया और आज बहुत कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि उसने भारत की जो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था थी, जाति, उसको प्राइमरी नहीं माना, उसको थीसिस नहीं बनाया। बाद में एमएल ने, आप देखेंगे कि बिहार में उसको आधार बनाया, तो एमएल बहुत लड़ भी रही और ज़मीन पर मजबूत है। सीपीआई और सीपीएम लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। एमएल पॉलिटिकली नहीं आ पाई। उसी बीच 80 और 90 के बीच इन पार्टियों का उभार होता है।
राजनीतिक दल आते हैं जो सीधे कास्ट की आइडेंटिटी को यूनाइटेड करते हैं, और उनमें ये कहीं नहीं था कि वो एक जाति के नेता हैं, वो उस वंचित तबके के नेता थे। कांशीराम बहुजन तबके के नेता हैं। समाजवादी आंदोलन और किसान आंदोलन से निकले हुए मुलायम सिंह किसानों के नेता माने जाते थे, वो यादवों के नेता नहीं थे। वैसे ही लालू केवल यादवों के नेता नहीं थे, वो बहुजन आवाज थे, वो मुसलमानों के नेता थे। लेकिन धीरे धीरे जब चेतना आगे बढ़ी, हम 21वीं सदी में आते हैं, तो वह चेतना नई पीढ़ी तक आती है और वो इनके ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या सामाजिक न्याय हो पाया। तो वो कुछ मुश्किलों से यह दल अभी जूझ रहे हैं। 19 का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आपके सामने जो ताकत थी वो कोर हिंदुत्व की थी, वो संघ की थी, और वो चाहती थी कि सामाजिक न्याय का सवाल ख़त्म हो जाए, आरक्षण का सवाल ख़त्म हो जाए, केंद्रीय तौर पर संविधान ख़त्म हो जाए, ताकि एक ब्रह्मनिकल पूंजी केंद्रित, पुत्र सत्ता केंद्रित हेजमनी बन जाए। लेकिन उस हेजमनी को बचाने के लिए ये गठबंधन बना है। अब जब देखते हैं कि 2019 का चुनाव उसे कैसे तोड़ पाएगा, तो मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय केंद्रित जो दल हैं उनका भविष्य क्या होगा, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय ये कि सामाजिक न्याय का सवाल कितना अहम होगा, क्योंकि हिंदुत्व, फासिस्ट हिंदुत्व को रोकने का अगर किसी के पास वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकल्प है तो वो सामाजिक न्याय के पास है। अगर लेफ्ट सामाजिक न्याय के इशू को समझ करके वापस आ रहा है, ये पार्टियां जो कुछ जातियों तक सिमट रही थीं, आप सपा बसपा के टिकट वितरण को देखिए ना, उसमें सभी अगर बसपा केवल बहुजनों की पार्टी होती तो उसने पंडितों को टिकट क्यों दिया? अगर यादवों की पार्टी सपा होती तो उसने तमाम अति पिछड़ी जातियों को टिकट क्यों दिया? यानी शायद उनको चेतना आ रही है कि अब इन सभी को लेकर के चलना होगा। अल्पसंख्यक जब तबका है, पसमानदा मुसलमान है, उनकी आवाज़ें कहाँ हैं? अगर कोई जाति बहुत कम संख्या में तो उनका तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। यह चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह फासिस्ट, मनुवादी, तानाशाह हारे, सामाजिक न्याय का यह सांस्कृतिक विचार जीते, इसलिए इन्हें हराना जरूरी है। चलिए, बहुत उम्मीदों का एक पहाड़ थोप दिया आपके समर्थन वाली पार्टी के महागठबंधन पे, एक बहुजन चिंतक और एक ऐसे प्रोफेसर जो तमाम बहुजन मुद्दों से जुड़ी संघर्षों में शामिल रहे हैं। इन दोनों की उम्मीदों को आप सुन रहे होंगे किस तरह से है। क्या समाजवादी पार्टी और महागठबंधन इन चीज़ों को राजनीतिक रूप से उतारने के काबिल है? क्या आपको लगता है कि भाजपा का काट बन चुका है अब ये गठबंधन? देखिए, जहाँ तक बात करेंगे अभी तक जो चुनाव बीते हैं 5 चरण के, उसमें अगर आप इस बिकाऊ या कह सकते हैं बायस मीडिया से अगर विपरीत जाएंगे तो आप देखेंगे कि 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी को इस महागठबंधन ने मैक्सिमम हद तक रोकने का काम किया है। अब आप बात रही कि जो 1585 की लड़ाई है, जातिगत चीज़ों की बात कर रहे हैं, आपने लेफ़्ट की बात की, तो लेफ़्ट की जो विचारधारा है उसको समयांतराल में ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो मनुवादी लोगों ने जातिगत चीज़ों को थोप करके। आज जातिगत चीज़ें बहुत बड़ी हो गई हैं, एक विचारधाराएं जो चीज़ें चल रही थी लेफ्ट की वो ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि जाति सबसे ऊपर हो गई। आज जब हम बात करते हैं 2019 की लोकसभा की, तो आप देखेंगे कि विचारधाराओं और भाषणों में केवल जो चीज़ें प्रखर मात्रा में निकल के आ रही हैं ज़बान पे वो है जाति। हर बड़ी पार्टी एक पर्टिकुलर जाति को साधने पर लगी हुई है। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने, उन्होंने अपने आप को पार्टी से ऊपर उठ करके दोनों की विचारधारा को मिला करके इस सामाजिक न्याय को बचाने के लिए एक साथ आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पूरे देश में एक एग्जाम्पल दिया है लोगों के बीच कि हमने जातिगत, मतलब ये तोड़ पाएगा भाजपा? बिल्कुल तोड़ पाएगा। भाजपा का जो अभी गढ़ बनता जा रहा है। अगले 2 चरणों में मैं आपको बता दूं, अगले 2 चरणों में मैक्सिमम सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और 2019 का भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई रथ रोकेगा तो यही सामाजिक परिवर्तन जो आने वाले समय में महागठबंधन के रूप में पूरे देश में उभरेगा। हमने चर्चा शुरू की उस सवाल से कि जिसे घाट, आरती और कल्चर के नाम पर दिखाया जाता है, उस तस्वीर के पीछे क्या ढका है, क्या जाति के सवाल हैं। लेकिन हमने देखिए किस तरह से राजनीतिक रूप दे दिया। इसे आप हमारी साजिश भी करार दे सकते हैं कि हम एक मुद्दे को उठाते हैं और आपको लाकर उन जाति के सवाल से होते हुए राजनीतिक विकल्प की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उससे भागना कोई इलाज नहीं है। जाति पर चर्चा होगी तो उसके इलाज की कोशिशें कौन कौन लोग कर रहे हैं। भले चर्चा लालू मुलायम, कांशीराम, मायावती की हो, आप उन्हें सफल माने, आंशिक सफल माने या पूरी तरह से फेल, लेकिन जाति के चर्चा में उनका जिक्र आएगा।
बात है कि बनारस का नाम लेते ही बार बार इस तरह से सिर्फ कल्चर की बात कर देने से जो चीज़ें ढक जाती है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। इसके लिए आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।